हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट टू लास्ट लेक्चर से हम लोग कूलम्स लॉ कर रहे हैं। पहले हमने कूलम्स लॉ के सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे। लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ पे बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए, लेकिन हमने उस वीडियो में वही क्वेश्चंस उठाए जिसमें केवल 2 चार्जेस थे। बट अगर क्वेश्चन के अंदर 3 चार्जेस हों, 4 चार्जेस हों, 50 चार्जेस हों, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें समझना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के करवाऊंगा, प्लस आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए भी वर्कशीट दूंगा जो आपको डाउनलोड करनी होगी MEA ऐप से, यानी मनदीप एजुकेशन अकेडमी की ऐप से। तो अगर अभी तक आपने वो ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो कर लो, क्योंकि उस ऐप के ऊपर बहुत सारा मटेरियल है, बिल्कुल फ्री में है आपकी क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आपके क्लास 11th के बेसिक्स थोड़े वीक हैं और आपको लगता है कि क्लास 12th आपको समझ नहीं आ रही है, इसलिए तो आप मेरा एक कोर्स भी परचेस कर सकते हो उस ऐप के थ्रू ही, जो सिर्फ 1299 के अंदर पूरा सिलेबस मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूं, क्लास 12th का और टर्म 1 का। और साथ ही जहां जहां पर भी क्लास 12th के किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको पूरा करवाने वाला हूं। यानी कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, लॉग, जिन चीजों से भी आपको डर लगता है क्लास 11th की, वो सारी उस कोर्स में क्लास 12th के साथ हो जाएंगी। प्लस हम लोग NCERT के सारे क्वेश्चन उस बैच में करने वाले हैं। 10 ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके पिछले 10 सालों में, मतलब बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन एक एक क्वेश्चन को उनमें से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। तो बहुत ही यूजफुल कोर्स है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं भी करना चाहते हो तो बहुत कुछ है आपके लिए उस ऐप के ऊपर। आपके लिए वैसे ही वो ऐप बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? स्टेटमेंट तो मैंने यहां पे लिख दी है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपके लिए कितने काम की है, लेट्स सी। It states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of forces exerted on it due to all other charges. बहुत बढ़िया। क्या मतलब है? ये कह रहा है कि अगर बहुत सारे चार्जेस गिवन हो तो एक चार्ज पे जो फोर्स होगी वो बाकी सारे चार्जेस जो उस पे फोर्स लगा रहे हैं उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। वेक्टर सम का मतलब होता है रिजल्टेंट। इस लेक्चर के अंदर आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको वेक्टर्स नहीं भी आते हैं, जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आते होते, तो भी मैं इस लेक्चर के क्वेश्चंस को इस तरीके से करवाने वाला हूं कि अगर आपको वेक्टर्स नहीं भी आते हैं तो भी आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और हो सकता है लेक्चर खत्म होते होते तक आपको वेक्टर भी काफी कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। सिंपल से क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं। 2 चार्जेस वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पिछले लेक्चर में करवाए जा चुके हैं। यहां पर मैं स्टार्ट ही करता हूं 3 चार्जेस वाले क्वेश्चन से। तो मान लो यहां पर हमें एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें कि एक चार्ज यहां रखा है और एक चार्ज यहां रखा। देखो, रैंडमली तो नहीं प्लेस करेंगे क्वेश्चन में, कोई कन्फिग्रेशन आपको दे रखी होगी कि वो चार्जेस एक ट्राइंगल के वर्टिसेस पे प्लेस्ड हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के, जो भी है। आप देखते चलो, आपको सारी बात समझ में आएगी। तो यहां पे हमको गिवन है कि मान लो 2 माइक्रोकूलम के 3 चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे रखे हैं, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 3 मीटर, ये हमको गिवन है। और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर टू चार्जेस। मतलब एक चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है बाकी दोनों चार्जेस की वजह से। ओके, मतलब इस पे इन दोनों की वजह से, या इस पे इन दोनों की वजह से, या इस पे इन दोनों की वजह से, ये बोला है। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा कि जिस चार्ज पे भी हमने फोर्स निकालनी है उसको हम पहले पकड़ लें। पकड़ना नहीं है, मतलब ये तीनों 2 माइक्रोकूलम के हैं और तीनों में 3-3 मीटर की दूरी है। मतलब सिमेट्री ऐसी है इस क्वेश्चन की कि इस पे जो नेट फोर्स होगी वही इस पे होगी, वही इस पे होगी। अगर ये चार्ज अलग होता, ये अलग होता, तो सब पे अलग अलग फोर्स आती है ना। अभी तो हम किसी पे भी निकाल लें, सब पे सेम ही आनी है। तो इसीलिए क्वेश्चन में यही बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर 2 चार्जेस, क्योंकि क्वेश्चन लिखने वाला भी जानता है कि सब पे सेम ही आनी है। ठीक, तो शुरू करते हैं। मान लो हम इस पे निकाल रहे हैं, तो जब आप किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालोगे आप एक एक करके निकालोगे। मतलब अगर आप इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप इस पे फोर्स निकालोगे इसकी वजह से, तब आप उसको भूल जाओगे, और फिर आप इस पे फोर्स निकालोगे इसकी वजह से, तब इसको भूल जाओगे।
उन दोनों फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। क्या रिजल्टेंट नहीं पता क्या होता है? अच्छा, तो मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सो देखो, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसा हमको गिवन है, और ये भी प्लस 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। आप बाकी चार्जेस को भूल जाओ, सबसे पहले आप एक चार्ज पकड़ लो। ये तो हमने लिया है जिस पे हमको फोर्स निकालनी है। अब आप एक एक करके वो चार्जेस लो जो इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये इस पे ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, किस तरफ करेगा? ये वाला चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और रिपल्सिव फोर्स अगर लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। रिपल्सिव फोर्स अगर लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि ये चार्ज उसको उधर धक्का मारेगा। हालांकि ये फोर्स की डायरेक्शन निकालनी बड़ी आसान है, बट इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ये क्या करेगा? बच्चे कहते हैं सर ये भी तो इसको रिपेल करेगा। भाई करेगा, लेकिन अभी हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं? हम इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये इसको ऐसे धक्का मारेगा, है ना। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगी वो इधर होगी, और इस फोर्स को मैं F1 का नाम दे दूं। अच्छा, ये होगी कितनी? ये होगी कितनी? ये होगी 9 इंटू 10⁻⁹। फोर्स क्या होती है? Q1, 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 Q2 ये कितना है? ये भी 2 माइक्रोकूलम है पॉजिटिव में, है ना। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको नहीं देखना, अभी एक एक करके सारे चार्जेस लेंगे हम, ठीक है। सो Q1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶। Q2 सेम वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये 9 से 9 कट गया। सो दिस फोर्स इज व्हाट? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9, और ये कितना रहेगा? -6 का स्क्वायर -12, -12 प्लस 9 -3, 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा? ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसका हो गया काम खत्म। अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं, अब इसको भूल जाएंगे। ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा? इस तरफ लगाएगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यही होगा, 4 इंटू 10⁻³ क्यों? क्योंकि यार चार्जेस की वैल्यू भी सेम है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट क्यों होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, है ना। तो इस वाली फोर्स को F1 लिया है ना हमने, तो इस वाली फोर्स को भी हम क्या लेंगे? F1, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? ये। तो अब आप सोचो, एक खींचातानी चल रही है, इस वाले चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का मारना चाह रहा है, और ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का मारना चाह रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट से आप सोचो, आपको दो बंदे मिलकर खींच रहे हो, एक इस तरफ खींच रहे हो और बराबर फोर्स से दूसरा इस तरफ खींच रहा हो, तो आप किधर जाओगे? मतलब ये चार्ज किधर जाएगा ऐसे केस में? तो ये ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा। इसी के लिए तो रिजल्टेंट बनाया है। जब दो फोर्सेस एक बॉडी पे लग रही हो तो बॉडी किधर जाएगी? बॉडी पे तुमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में बॉडी जाएगी। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर रिजल्टेंट का। वो ये कहता है कि जो भी आपकी दो फोर्सेस हैं जिनका, या कोई भी वेक्टर, नॉट ओनली फोर्सेस, एनी वेक्टर्स, बट यहां पे हम लोग फोर्सेस की बात कर रहे हैं इसलिए मैं जानबूझ के फोर्सेस बोल रहा हूं। तो जो भी आपकी दो फोर्सेस हैं, उन दोनों फोर्सेस को आप ट्राइंगल की पैरेललोग्राम की दो साइड्स मानो, और आप उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी, ठीक है। ये तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, जो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से ये दोनों फोर्सेस स्टार्ट हो रही हैं। भाई इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं, एक तो ये एक ये, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है वो वाला डायगोनल होता है जो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से दो फोर्सेस स्टार्ट हो रही है। दो फोर्सेस यहां से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये है इन दोनों का रिजल्टेंट। ये सब आपको पता भी होगा, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं 12th को ऐसे पढ़ाता हूं कि मैं मानता ही नहीं हूं कि उन्होंने 11th में कुछ पढ़ा है, तो मैं उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यार ऐसे ही हैं, 80% ऐसे ही हैं। और आप में से भी कुछ बच्चे जरूर होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ये क्या है ना।
तो उनके लिए है ये। और उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, यानी मैग्नीट्यूड, वो होता है अंडर रूट पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी फोर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इंटू कॉस ऑफ उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है, यानी ये वाला। मैं फोर्सेस बोल रहा हूं बट दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी वेक्टर, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, मोमेंटम हो, कुछ भी हो। अब ये एंगल उतना ही होगा जितना ये एंगल है। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये F, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगी अंडर रूट, दोनों ही फोर्सेस F1 है ना, तो या तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे प्लस या फिर हम पहले F1 की टर्म्स में सॉल्व कर लें, हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। F1 स्क्वायर मतलब A भी F1 है, B भी F1 है, दोनों ही F1 है ना, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F1, तो ये हो जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर इज 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2, ये इससे कट गया, तो 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर इज 3F1 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3F1। आप F1 की वैल्यू पुट करके भी निकालते, आपका यही आंसर आना था, बट ऐसे थोड़ा इजी रहता है निकालना। तो यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी है अंडर रूट 3F1, F1 कितना है ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई जब मैंने कराया तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। समझ में आई बात? तो जो इस चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो इतनी होगी और इस तरफ होगी। अब आप क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये तो नहीं लिखोगे कि इस तरफ होगी, तो आपको कोई डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं डायरेक्शन बताने का। आपने जैसे इन वर्टिसेस को कुछ नाम दिए हुए हैं, ये वर्टेक्स है O और ये फोर्स है ना F, तो ये वर्टेक्स का नाम F नहीं है, ये फोर्स F है, तो इसका नाम हम सपोज रख देते हैं P। तो आपने सिर्फ इतना लिख देना है along OP वेक्टर, ये OP वेक्टर, along मतलब O से P की तरफ। अगर मैं PO लिखता तो मतलब फोर्स इस तरफ होती, बट फोर्स इस तरफ तो नहीं है। OP मतलब पहला वाला वर्टेक्स का नाम पहले आता है, दूसरे वाले का बाद में आता है, तो along OP इस तरफ, ऐसे। समझ में आई बात? ये सबसे सिंपल तरीका है डायरेक्शन बताने का, और भी तरीके हैं, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें 3 चार्जेस हमको दिए हुए थे, है ना, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा I, J, K वगैरह, वो सारे वेक्टर्स तो यहां पे हमने इन्वॉल्व किए ही नहीं है। अब बच्चों को I, J, K देख के ही डर लग जाता है, उनको बुखार आ जाता है I, J, K देख के। जबकि मैं आपको बताऊं I, J, K की टर्म्स में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इससे भी सिंपल तरीका, ये भी शायद आपको सिंपल ही लगा होगा, लेकिन इससे भी सिंपल और छोटा रहता है वो तरीका। क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा? ओके, देखो बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अब, ये आपके क्लास 11th के बेसिक्स हैं, आपको नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लो आगे ये सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है, सुनो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि यहां पर एक चार्ज है और एक चार्ज यहां पर है, सीधी लाइन है। एक तो ना सर से तुम्हारे सीधी लाइन नहीं बनी आज तक जिंदगी में कभी। एक चार्ज ये है और एक चार्ज सपोज ये है। ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं। सपोज ये मुझे दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम, ये मुझे दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम, ये मुझे दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस है 3 मीटर और ये डिस्टेंस भी है 3 मीटर। ये वैल्यूज मैं इसलिए ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन अपनी ज़्यादा ना रहे, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है, कैलकुलेशन में यहाँ पे मुझे टाइम नहीं खराब करना। ठीक है, तो मैं सिंपल सी वैल्यूज लेकर चलता हूँ। सो हमें बोला है कि मान लो ये चार्ज है Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2 एंड दिस चार्ज इज Q3। हमें बोला है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q2। हमें बोला है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q2। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप इस क्वेश्चन को अभी जो मैंने तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, वैसे भी कर सकते हो। आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वेक्टर्स का, ताकि सिंपल तरीके की हम लोग बात कर सकें।
आपको शायद ये बात पता होगी कि आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है along x axis. I cap is the unit vector along x axis. सुना हुआ है सर, पर हमें तो इस बात का मतलब तक नहीं पता है। ओके, कोई बात नहीं। अगर एक यूनिट जो होती है एक्स एक्सिस में जो एक यूनिट होती है, ये ऐसे डिविजन्स बनी होती है ना एक्स एक्सिस में, ये 1 यूनिट है, इसको हम आई कैप बोलने लगते हैं, हमारी मर्जी। वेक्टर्स में जब हम आ जाते हैं तो हम इसको 1 यूनिट की बजाय क्या बोलने लगते हैं, आई कैप। उससे फायदा क्या होता है, अगर आप इसको 1 यूनिट बोलोगे तो उसमें कहीं डायरेक्शन नहीं आती, बट व्हेन वी कॉल इट आई कैप तो फिक्स हो जाता है कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से अवे ये वेक्टर है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर, तो उसमें एक डायरेक्शन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेक्टर है, सपोज एक फोर्स है 3 न्यूटन की, विच इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। 3 न्यूटन मतलब 1 2 3, ये रही फोर्स, ये। तो आप जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको लिखोगे 3 आई कैप न्यूटन। सिर्फ 3 न्यूटन बता देने से वैल्यू तो पता चलती है, डायरेक्शन नहीं पता चलती, बट व्हेन वी कॉल इट 3 आई कैप न्यूटन तो बिना बताए पता चल जाता है कि दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरीके से अगर -3 आई कैप लिखा होता तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, और जे कैप लिखा होता तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में उतनी वैल्यू की फोर्स, और -j कैप नेगेटिव वाई में, k कैप लिखा होता +z में, -k कैप लिखा होता -z में। इतना अभी के लिए इतना, और भी काफी कुछ है वेक्टर्स के अंदर। तो हम क्या करें, जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आए, हम अपने पहले तो एक्सिस बना लें। वो एक्सिस कहां हमने लेने हैं वो भी हमारी मर्जी होती है, तो हम पहले तो एक्सिस बना लें। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। आप कहोगे हम हमेशा से ऐसे ही तो लेते आ रहे हैं, बिल्कुल, मैं भी यही सजेस्ट करता हूं। जब आप बचपन से ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो एक्स और वाई को, तो इन क्वेश्चंस में, वेक्टर्स के सारे क्वेश्चंस में आपको एक्स और वाई ऐसे ही ले लेने चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपकी जो कौन सी फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगी, दूसरे कलर का मार्कर से बताएंगे आपको। सबसे पहले अब हमको किस पे फोर्स निकालनी है, Q2 पे फोर्स निकालनी है ना। तो सबसे पहले आप ये सोचो, एक एक करके सोचो कि ये वाला जो चार्ज है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है, समझ में आया? ओके। और वो फोर्स होगी कितनी, मान लेते हैं इस फोर्स का नाम हम रख दें F1, तो वो फोर्स होगी कितनी। पहले हम इसको करते हैं मेथड 1 से, मेथड 1 यानी कि जो मैंने अभी कराया आपको, पहले हम इसको करते हैं मेथड 1 से, जो अभी कराया, मतलब पिछले ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में जिसमें मैंने आईजे के लिया ही नहीं, उसी से मैं आपको कराता हूं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आईजे के लेके कितना छोटा हो जाता क्वेश्चन, कितना इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो मेथड 1, F1 निकालो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F1, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 आ जाएगा इसके अंदर। अभी तक वो कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि सर ये माइनस चार्ज था आपने माइनस नहीं लिया। अगर है तो मैं अभी भी क्लियर कर देता हूं बेटा, जब हम फोर्स निकालते हैं तो चार्ज का साइन नहीं पुट करते, क्योंकि चार्ज के साइन से हमें सिर्फ फोर्स का नेचर पता चलता है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। बट व्हेन दिस इज द मैग्नीट्यूड, वी आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, वैल्यू कितनी है फोर्स की, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो तो अपने को पता लग गया ना ये रिपल्सिव है। क्यों पता चला, इनके साइन से ही तो पता चला। तो जब पता चल जाता है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो साइन का जो रोल है वो खत्म हो जाता है, साइन का रोल खत्म। यहां पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना, तो हमें साइन नहीं पुट करना होगा, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर। मैंने कहा मैंने इसीलिए इजी वैल्यू लिए ताकि फटाफट कैलकुलेशन हो जाए, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, इसका काम हो गया, इसको छोड़ दो। अब इसके बारे में सोचो कि ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, एंड लेट दिस फोर्स बी F2। भाई ये क्या करेगा, इसको खींचेगा ना अपनी तरफ, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी। और उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, उस फोर्स को हमने नाम दिया F2 का। और वो F2 का मैग्नीट्यूड हम निकालें, 9 इंटू 10⁻⁹
Q1 Q2 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो यहां भी 3 ही है, ऐसी ही वैल्यूज ली हैं क्योंकि हमने। सो दिस आंसर इज व्हाट, इट इज 12 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। और ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, ये दोनों फोर्सेस हैं 90 डिग्री पे, और ये वाली डबल है, ये वाली फोर्स जो है वो F1 से डबल है, F2 जो है वो F1 से डबल है। तो अगर मैं प्रॉपर इनका स्केल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाऊं तो F1 का एरो अगर मैंने इतना बनाया है तो F2 का मुझे एरो इसके डबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो एरो की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड वाइज चलती है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यानी कि ये इनका रिजल्टेंट होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो वो रिजल्टेंट फोर्स जो F होगी वो क्या होगी, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 इज व्हाट, cos 90 इज 0, राइट। तो √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 6 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर एंड 36 प्लस 144 36 प्लस 144 इंटू 10 की पावर -6 कॉमन आ गया ना, और इसका रूट, तो 10 की पावर -3 एक तो बाहर आ जाएगा, और रूट में आएगा हमारा 10, ये रहेगा ना 10 8 180 ये रूट 180 कितना होता है, 169 13.3 के आसपास ये आंसर आपका आ जाएगा, -3 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स आ गई, किस तरफ आई, इसको भी आपने नाम दे दिया कुछ अलोंग ओपी, तो वैसे आ गई। ठीक है, ऐसे करा था अभी तक हमने। अब मैं आपको बताता हूं इसका बहुत ही छोटा मेथड, क्योंकि बच्चे आईजे के लगाने से डरते हैं इसलिए वो छोटा मेथड नहीं यूज करते हैं। वाह वाह, क्योंकि बच्चे आईजे के लगाने से डरते हैं इसलिए वो छोटा मेथड नहीं यूज करते हैं। उनको लगता है कि आईजे के लगाने से और मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, जबकि है उल्टा। जो क्वेश्चन आपका 2 पेज में खत्म होना था आईजे के यानी वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर वाले मेथड से, अगर आप ये भी वेक्टर वाला ही मेथड है बट यहां पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में ही डील कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म में अगर हम लोग लिखें आईजे के लगा के, तो हमारा 2 पेज का क्वेश्चन 2 लाइन में भी खत्म हो सकता है। इसलिए आईजे के से डरो मत, दोस्त है वो तुम्हारा, उसको सीखो। तो अगर मैं इसमें से, अब मैं इसको दोबारा मेथड 2 से कराता हूं आपको, इतना पार्ट मैं यहां से हटा देता हूं। देखो, सिंपल सिंपल सिंपल, जैसे यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग 3 न्यूटन की फोर्स थी और उसके साथ आई कैप लगा दिया था ताकि पता चल जाए वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरीके से हमने अपना एक्स और वाई डिसाइड कर लिया कि हम एक्स और वाई ऐसे लेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग F1 आपकी एक्स एक्सिस में है और F2 आपकी कौन से एक्सिस में है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो आप इसके साथ आई कैप लगा दो और इसके साथ -j कैप लगा दो और फिर दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। बच्चों को लगता है इतना आसान कैसे हो सकता है। देखो, F1 के साथ आई कैप लगा दो, F2 के साथ -j कैप लगा दो एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्या आंसर है फाइनल, 10 की पावर -3 तो कॉमन आ गया। चलो पहले कॉमन नहीं लेता मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। इसके साथ मैंने आई कैप लगा दिया और इसके साथ मैंने -j कैप लगा दिया, तो वो माइनस बाहर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल। इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, सब कुछ आ गया। इसके आगे आपको कुछ नहीं बताना, अलोंग ओपी ओपी कुछ भी नहीं। कैसे 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 हुआ ये जादू। 6 कॉमन आ गया, 10 की पावर -3 भी कॉमन आ गया,
अंदर यहां आई कैप बच जाएगा, -2j कैप बच जाएगा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो न्यूटन, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो कोई गलत नहीं करने वाला। अब देखो ijk क्यों लगाया गया है, ताकि डायरेक्शन से इन्वॉल्व हो सके। तो अगर मैं किसी वेक्टर को ijk में रिप्रेजेंट करता हूं तो मतलब डायरेक्शन है उसके अंदर। भाई अगर यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो इस पॉइंट का जो वेक्टर होता है ओरिजिन से, अगर मैं इस पॉइंट पे एक एरो डालूं, दैट वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। और वो क्या होता है, वो होता है जैसे ये पॉइंट है P, ये है O, सो दैट वेक्टर OP इज व्हाट, दैट इज x के साथ i कैप प्लस y के साथ j कैप। तो अगर मैं बोल रहा हूं इसके साथ i कैप और इसके साथ j कैप, तो ये मुझे क्लियरली पता भी तो लग रहा है कि ये कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। भाई ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 × 10⁻³ और -12 × 10⁻³ उस पॉइंट का ही तो ये पोजीशन वेक्टर है। अगर भाई x, y का पोजीशन वेक्टर होता है xi कैप प्लस yj कैप, और ये वेक्टर मैं बता रहा हूं दिस इंटू i कैप प्लस दिस इंटू j कैप, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ। तो डायरेक्शन भी तो पता चल ही रही है ना। तो अगर आप जो फोर्स आपकी x एक्सिस में है उसको x में ले लो, जो y में है जो x में है उसको तो x में लो गई, जो फोर्स आपकी x एक्सिस में है उसके साथ i कैप लगा दो, जो फोर्स y एक्सिस में है उसके साथ j कैप लगा दो, सबको ऐड कर दो और कहानी खत्म। आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते रहेंगे ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से रिजल्टेंट निकालना, जो अभी हमने पीछे निकाला था √a² + v², उससे निकालना इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन चार्जेस आर 4 और मोर देन 4। ये तरीका इज वेरी सिंपल, और हो सकता है क्वेश्चन में जो फोर्सेस हैं वो x और y के अलोंग ना हो, बीच में कहीं हो, कोई बात नहीं, फिर उनके कंपोनेंट्स लेके उनको x और y में ले आओ। कंपोनेंट्स क्या होते हैं सर? ओके, नो इशू। एक बार कोर्स की ऐड कर दूं फिर से। देखो पता है क्या होता है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराना चाहता हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन डेप्थ बताना चाहता हूं, मतलब इससे भी ज्यादा डेप्थ में मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं पोजीशन वेक्टर शुरू कर रहा हूं तो मैं पोजीशन वेक्टर को भी थोड़ा अच्छे से आप लोगों को बताऊं, लेकिन YouTube के वीडियोस में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि YouTube के वीडियोस में बहुत लंबा अगर इसका लेंथ हो जाता है 2 घंटे का 3 घंटे का, तो आप लोग ही बोर हो जाओगे देखते देखते, वॉच टाइम कम होता है, हमारा वीडियो नीचे चला जाता है, हमें नुकसान होता है, हम इंसान हैं, हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कि मैं चाहता भी हूं कि मैं उसको बहुत अच्छे से कराऊं, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये देख के कि क्लास 12th का बच्चा है, अभी यार उसके पास बहुत टाइम है और हर कोई इसको कह रहा है कि यार तुम्हारे 11th के तो बेसिक खराब हो गया, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी सकता था वो फिर डाउन हो जाएगा। तो बच्चों हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, वो मैं कराता हूं अपने लाइव लेक्चर्स के अंदर, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। तो यहां पे जितना मेरे से पॉसिबल है उतना मैं करा रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन अगर हम उठा लें कि जैसे यहां पर एक चार्ज है और वही वाला, चलो एक बार बना लेते हैं। अब हम किसी और चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। मान लो ऐसी हमको कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, इजी करने के लिए ले लेते हैं ना, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। चलो इसको अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से दिस इज 4 मीटर, राइट, ये बड़ा लग रहा है ना थोड़ा, वैसे भी -2 माइक्रोकूलम, ठीक। ये है हमारा Q1, दिस चार्ज इज Q2 एंड दिस चार्ज इज Q3। अब हमें बोला है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q3, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q3, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, Q3 पे रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालनी हो तो सबसे पहले इसकी वजह से सोचो, ये इसको क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इनको जरा जोड़ो, ये तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, इस पे Q3 पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी,
Q1 की वजह से वो ऐसे होगी, ऐसे, ये ठीक है। अभी उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। सपोज हमने उसको नाम दे दिया कि दिस फोर्स इज F1। Q3 पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी Q2 की वजह से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो भी इधर ही होगी। वो एरो बड़ा बनाए कि छोटा बनाए अभी सोचेंगे जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अभी तो हमें पता नहीं किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका कम है। अब जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे और IJK वाले तरीके से निकालोगे तो आप F2 पे तो आपको पता है पॉजिटिव I एक्सिस में J कैप लगा दोगे F2 के मैग्नीट्यूड के साथ। बट F1 के साथ क्या लगाओगे? F1 के साथ आप ना I कैप लगा सकते हो, ना J कैप लगा सकते हो, ना K कैप लगा सकते हो, क्योंकि ये बीच में है। ये ना X के अलॉन्ग है, ना Y के अलॉन्ग है, ना Z का तो छोड़ ही दो, ये हम फ्लैट में काम कर रहे हैं 2D पे, तो Z तो होगा नहीं इसके अंदर। तो ये ना X के अलॉन्ग है, ना Y के अलॉन्ग है, ये बीच में है। ऐसे केस में हमें इसके कॉम्पोनेंट्स बनाने होते हैं। देखो, या तो आप सिंपल √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा करके निकाल लो, वैसे भी आप कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं आप IJK में करो, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ दो पे सिखा रहा हूं। अभी मैं स्क्वायर बनाऊंगा, पेंटागन बनाऊंगा, तो आपको वहां पे लगेगा कि यार ये √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर तो बड़ा लंबा हो गया। क्यों लंबा होगा उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो आप यही वाला सीखो मेथड। तो आपको क्या करना है कि जो वेक्टर आपका इसको टीचर्स ने बुक्स ने नाम दिया है, बाल खराब हो रहे हैं, इसको टीचर्स ने बुक्स ने नाम दिया है कंपोनेंट मेथड। तो बच्चे सोचते हैं हम कोई नई चीज लगा रहे हैं, हमने कंपोनेंट मेथड लगाना सीखा। बेटा कंपोनेंट मेथड कुछ होता ही नहीं है। कंपोनेंट मेथड का मतलब है कि जो वेक्टर आपका x या y के अलॉन्ग नहीं है, आपने उसके कंपोनेंट्स ले लिए ताकि आपको I कैप और J कैप किसके साथ लगाना है आपको समझ आ सके। नहीं समझे? देखो, ये तो आपको पता है कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, चलो ये भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये फोर्स है F, ठीक है, ये फोर्स है F और ये एंगल है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा F sin थीटा। सर इसके परपेंडिकुलर तो इधर भी है, इसके परपेंडिकुलर तो इधर भी है। नहीं, परपेंडिकुलर वो वाला कि ये इन दोनों के बीच में आ जाए। परपेंडिकुलर वो वाला कि जिसके आप कंपोनेंट्स निकाल रहे हो वो इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आ जाए। बीच में मतलब सेंटर में नहीं, बीच में ही कहीं पर। तो जो एंगल आपको पता है, जैसे आपको ये वाला एंगल पता है, तो ये वाला होता है वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर वाला होता है वेक्टर इंटू साइन थीटा होता है। समझ गए? ओके। अब जैसे मान लो ये वाला एंगल हमको पता है, और ये एंगल हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, सॉरी ये 3 है, 4 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सो दिस वन विल बी 5 मीटर। सो F1 का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, हमने इस वाले एंगल को थीटा लिया ना, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस वन विल बी F1 cos थीटा एंड दिस वन इज F1 sin थीटा। एक बार जब आपने दोनों के कंपोनेंट्स निकाल लिए तो आप मेन वाले वेक्टर को भूल जाओ, अब उसकी जरूरत रहती ही नहीं है। कंपोनेंट बनाए ही इसलिए, अब इसको छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बचे 3 वेक्टर, एक इधर 2 इधर, तो ये दोनों y में है और ये नेगेटिव x में है। इन दोनों के साथ j लगा दो, इसके y में, इन दोनों के साथ j लगा दो, इसके साथ -i लगा दो, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाए। रिजल्टेंट फोर्स विल बी F वेक्टर when we are representing something in I कैप J कैप की फॉर्म में, तो हमें उसके सिंबल के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। सो दिस F वेक्टर is what? It is -F1 sin theta I कैप, बिकॉज ये नेगेटिव x में है, प्लस 3 नहीं सॉरी 3 क्यों लिख दिया, F1 cos थीटा प्लस F2, ये आपका किस में है, ये आपका है y में। तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, इसके साथ हमने लगा दिया J कैप। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। F1 क्या था, F1 ये वाली फोर्स थी, हाँ यही वाली फोर्स थी ना, ये क्या होगी 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, 2 × 2 4, थोड़ा शॉर्ट में ही कर देते हैं, इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल था, एक बार इसको दोबारा बना देते हैं।
थीटा ये वाला एंगल था, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 4/5। इसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा हुआ 4/5 इंटू आई कैप प्लस, माइनस तो आगे हमने लगा दिया, प्लस F1 यही है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा यहां पे 3/5 प्लस F2 क्या होगा, F2 क्या होगा, F2 ये वाला, ये हो गया मेरा इस पूरे के साथ अपन जे कैप लगाने वाले हैं ना, तो प्लस F2 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इंटू जे कैप, है ना ये। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपका फाइनल आंसर है। सॉल्व करना इसको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इसको सॉल्व कर लिया। 16 इंटू 9 144, सो माइनस 144 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10⁻⁻³ आई कैप प्लस 12 इंटू 9 108 बाय 125, 12 इंटू 9 108 ही होता है ना, प्लस ये तो 9 से 9 कट गया, 10⁻⁻³ भी बचेगा यहाँ पे, 10⁻⁻³ प्लस 6 इंटू 10⁻⁻³ इस पूरे के साथ जे कैप। 10⁻³ कॉमन ले लो, इसको काट लो, और कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्शन नहीं बतानी, कुछ नहीं बतानी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जरूर लगेगा कि अगर हम √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 करते तो थोड़ा और छोटा होता, बिल्कुल लगेगा और हो भी सकता है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है 3 चार्जेस वाले क्वेश्चंस तक, लेकिन जहां से 4 चार्जेस शुरू होते हैं वहां से तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा, ऑर्डर ही करूंगा कि आपको IJK वाले पैटर्न से ही चलना है। क्यों? क्योंकि उसमें √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा वाला डिफिकल्ट होता है निकालना। कैसे? अब जरा 4 वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो पता चलेगा। देखो, अगर हमारे पास 4 चार्जेस हैं, एक, जरा ध्यान से सुनना पॉइंट कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप 2 3 4, और ये 4 चार्जेस हम सबसे पहले लेते हैं कि एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हैं, है ना। ये आपको रेक्टेंगल सा लग रहा होगा, तो ये वाली साइड्स में थोड़ी और लंबी कर देता हूं, ये। तो ये 4 चार्जेस जो हैं एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हैं, और उस स्क्वायर की साइड ले लेते हैं 2 मीटर, लेट्स से, ठीक है, सारे 2 मीटर हो गई। एंड दिस इज 2 माइक्रोकूलम, this is suppose 3 microcoulomb, this is -2 microcoulomb and this one is 4 microcoulomb। और हमें बोला है इस वाले चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालो, 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालो। अब अगर आप अपने नॉर्मल मेथड से चलते हो, दोनों ही नॉर्मल है वैसे तो, लेकिन IJK नहीं लगाते हो, मैं तो आपको इस क्वेश्चन को IJK वाले मेथड से ही कराने जा रहा हूं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको बिना उसके करेंगे, यानी √A² प्लस B² प्लस उससे, तो क्या दिक्कत आएगी। आना आपको सब कुछ ही चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैं इस पे फोर्स निकालूंगा इसकी वजह से। चलो उन फोर्सेस को बना लेते हैं हम। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, यहां से शुरू करते हैं ना, क्योंकि इस पे निकालनी, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, ये, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी। और ये क्या करेगा, इसको ये भी रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इस पे ऐसे ऐसे अलोंग द लाइन होती है ना, ये होगी इधर, ठीक। अब आपने इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। ये 3 फोर्सेस हैं, F1 F2 F3। तो आप क्या करोगे, उसमें तो √F1² प्लस F2² प्लस F3² तो कहीं है नहीं, वहां तो आप एक बार में 2 का ही रिजल्टेंट निकाल सकते हो।
अब जब भी दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो उस फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम दो का रिजल्टेंट निकालते हैं, दो का रिजल्टेंट तीसरे वाले के साथ क्या एंगल बना रहा है वो हमें पता होना चाहिए, फिर हम दो के रिजल्टेंट को एक फोर्स मान के तीसरी वाली फोर्स के साथ एक फाइनल रिजल्टेंट निकालते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर और डिफिकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं सपोज, तो वो रिजल्टेंट आएगा इधर कहीं पैरेललोग्राम लॉ से, फिर मैं इन दोनों को भूल जाऊं और मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, तो मुझे ये पूरा एंगल पता होना चाहिए, जो बहुत डिफिकल्ट है निकालना। अगर आप निकाल भी लो आपको पता लग जाए ये एंगल 40 डिग्री आया सपोज, ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है कि ऐसी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हो कि एग्जैक्ट कोई ऐसी फिगर आए, राउंड फिगर आए, ये आ गया 35.5, ये है 30, तो 65.5 पे आपको कोई वैल्यू ही नहीं पता, कॉस की वैल्यू चाहिए ना फिर आपको। अगर आप इन दोनों का आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, ये एक फोर्स हो गई, ये दूसरी हो गई, तो इन पे अब आप फिर से फॉर्मूला लगाओगे √f1² + f2² + 2f1 f2 cos 65.5, वो तो आपको पता ही नहीं। और अगर आपको पता हो भी तो आपको ये दो स्टेप में करना पड़ा काम। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं ये कैसे होगा। आप IJK वाला फंडा लगाओ, आपको शायद देख के समझ में भी आ गया होगा कि कितना आसान काम है। इसकी वजह से जो इस पे फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में इधर है ना, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है रिपल्सिव है ना, रिपल्सिव, वो इधर है, वो नेगेटिव वाई में है। ये वाली फोर्स निकाल के इसके साथ आई कैप माइनस आई कैप लगा दो, ये वाली फोर्स निकाल के इसके साथ माइनस जे कैप लगा दो, और ये वाली जो फोर्स है ये बीच में कहीं पर है, तो अपने को ये एंगल तो पता ही रहेगा ना, ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि तो डायगोनल है भाई, ये डायगोनल है, और स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 45 डिग्री पे होता है। स्क्वायर का जो डायगोनल है, सो दिस एंगल इज 45। ये रेड वाले मार्कर से दिख नहीं रहा होगा आपको ना, ये एंगल 45, तो ये भी 45, तो इसके कंपोनेंट्स बना लिए इधर और इधर, ये वाले के साथ आई कैप लगा दिया, इसके साथ माइनस जे कैप लगा दिया, सबको ऐड कर दिया। देखो ये वाली फोर्स है F1, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है वो है F2, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है वो है F3, जिसके मैंने दो कंपोनेंट्स बना लिए। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, तो दिस इज F3 sin 45, एंड दिस इज एक कंपोनेंट इस तरफ, दूसरा इस तरफ, इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, एंड दिस कंपोनेंट इज F3 cos, छोटा हो गया ना, दिस कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट इज F3 cos 45। और जो नेट फोर्स है इन सबको ऐड करना होता है हमने। जब हमने सबके साथ IJK लगा दिया तो हमें सबको ऐड करना, दैट्स इट, बता ही रहा हूं वो तो मैं आपको। तो F1 माइनस F1 आई कैप प्लस F3 sin 45 की वैल्यू डाल दो 1/√2 आई कैप माइनस F2 जे कैप माइनस F3 cos 45 की वैल्यू डाल दो जे कैप। अब ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, ये तो निकालनी बहुत आसान है ना। F1 की वैल्यू निकालो, F1 की वैल्यू निकालो, F1 का मैग्नीट्यूड निकालो। कौन सी फोर्स थी? ये थी F1, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 माइक्रो में है, बाय डिस्टेंस 2 है ना, सारे डिस्टेंस 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये इससे कटा 2, 18 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। F2 का मैग्नीट्यूड निकालो, F2 ये वाली फोर्स थी, इसका मैग्नीट्यूड निकालो 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 4 × 3 12 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 4 27 × 10⁻³ न्यूटन। F3 का मैग्नीट्यूड निकालो, इन दोनों के बीच की फोर्स 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 4 8 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है? स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड इंटू √2, साइड है 2, सो दिस डिस्टेंस इज 2√2 का स्क्वायर 8 से 8 कट गया, 9 × 10⁻³ न्यूटन। ये तीनों फोर्सेस अपने पास आ गई, ये वैल्यू यहां पुट कर दी, रिजल्टेंट फोर्स आ गई, कहानी खत्म। आई वाले को आई वाले के साथ कॉमन ले लेते हैं। F1 18 10⁻³ सब में से कॉमन ले लूंगा मैं,
18 आई कैप माइनस 18 आई कैप प्लस f3/√2। f3 क्या है 9 इंटू 10⁻³ सब में से कॉमन ले लिया ना, बाय √2 आई कैप माइनस f2 जे कैप 27 जे कैप माइनस f3/√2 9/√2 माइनस 9/√2 जे कैप और इन सब में 10⁻³ ये अपना फाइनल आंसर है न्यूटन के अंदर। आई कैप चाहे आप कॉमन ले लो माइनस 18, वो तो आपके ऊपर है, आप अब इसको कैसे सजाना चाहते हो, ये इंटू आई कैप माइनस यहां से कॉमन ले लिया 27 माइनस 9/√2 जे कैप और ये पूरे के साथ 10⁻³ और न्यूटन लिख देना, ये आपका है आंसर। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आपने F1 F2 F3 तो उसमें भी निकालना था, फिर आप इन दोनों पे पहले फॉर्मूला लगाते, किस किस पे, F1 और F2 पे, या कोई भी दो फोर्सेस उठा के उन पे फॉर्मूला लगाते, चाहे इन पे लगाते, √² + this² + 2 × this cos थीटा, फिर वो आपकी एक फोर्स आती, जैसे मैंने बताया इनका रिजल्टेंट आया इधर, फिर आप ये वाला एंगल निकालते, पहले तो आपको यही एंगल निकालना पड़ता ट्रिगो लगा के, उल्टा सीधा ये एंगल आता, फिर उसमें 45 ऐड करते, ये एंगल निकालते, फिर से रूट वाला लगाते, फिर साथ में जो आंसर आता फाइनल, यहां पे कहीं पे आपकी फोर्स आती बीच में, फिर उसकी डायरेक्शन भी बताते। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप खुद से करके देख लेना, बहुत लंबा प्रोसीजर है, जो कि हमारा सिर्फ हमने ये वैल्यूज निकाली, जिसके कंपोनेंट्स बनाए थे कंपोनेंट्स बनाए, आईजे के जिसके साथ फिट बैठ रहा था, जहां पर जिसकी डायरेक्शन थी आईजे के उसके साथ लगा के आंसर दे दिया। समझ में आई बात? तो इस तरह के क्वेश्चन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर। एक आध और क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं जिसमें कि आईजे के नहीं लगना है, थोड़ा सा दिमाग लगना है, तो वो भी हम लगा लें, और वो भी अगर आपको, जो कि आपको पता ही है कि कब अट्रैक्शन होती है किधर रिपल्शन होती है, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों को बिना वजह ही डिफिकल्ट लगते हैं, हालांकि इतने आसान क्वेश्चंस हैं वो। जो भी आपको डिफिकल्टी आती जाए ना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आप कहां अटक रहे हो। मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ये पता होना चाहिए कि बच्चे एक्चुअली में अटकते कहां हैं क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, तो वो आपने मेरे को बताना है ताकि मैं उन सब चीजों को आने वाले वीडियोस में इंक्लूड कर सकूं। 4 charges this and this are placed respectively at the 4 corners ABCD of a square of side A। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ए साइड है इसकी, और इसके चारों कॉर्नर्स, मान लो यहां से शुरू हम लोग करते हैं, ए पे है +q, बी पे है +q, सी पे है -q और डी पे भी है -q। कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंटर। यहां पर हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया कैपिटल Q, उस पे फोर्स कितनी होगी। अब जब सिमिट्री बैठती है ना थोड़ी, जैसे ये Q है, ये चारों Q हैं, ये स्क्वायर है, तो सिमिट्री जब बैठती है तो क्वेश्चन को करना काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले तो आप यहां पे एक चार्ज प्लेस्ड है Q, ठीक है, सबसे पहले तो आप फोर्सेस की डायरेक्शन बनाओ। ये क्या करेगा, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, ठीक उतनी ही फोर्स से, ये कैपिटल Q है ना, इसको मिटा देते हैं, डायग्राम खराब हो रहा है हमारा, उतनी ही फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है। इसी तरीके से ये वाला इसको उतनी ही फोर्स से रिपेल करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम है और मैग्नीट्यूड तो इसका भी सेम है, तो ये इस पे इधर एक फोर्स लगाएगा, डबल कर दो इसको, और ये इस पे इधर एक फोर्स लगाएगा, तो इसको भी डबल कर दो। तो अगर इंडिविजुअल फोर्स सिर्फ इसकी या इसकी या इसकी या इसकी वो F है, तो ये इसको F से खींच रहा है, इसको F से धकेल रहा है, तो ये वाली फोर्स होगी 2F, और ये वाली फोर्स भी होगी 2F, और ये दोनों 90 डिग्री पे होंगी, बिकॉज ये स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। अब क्योंकि ले दे के सिर्फ दो फोर्सेस बची, ले दे के कितनी बची यार, फाइनली अब दो ही बची हैं, तो हम सिर्फ अंडर रूट, और ऊपर से वो 90 डिग्री पे, ऊपर से वो 90 डिग्री पे, cos 90 0 होता है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा F डैश, वो कितना होगा, 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2F इंटू 2F cos 90 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4F स्क्वायर का डबल
4 बाहर आ गया, या 4 इंटू 2 8 है ना, 8 का रूट हो गया 2√2 और f का रूट हो गया f स्क्वायर का रूट हो गया f। अब हमें सिर्फ ये f निकालना है। f कौन सी फोर्स थी? जो इन दोनों के बीच में एक सिंगल फोर्स थी, और वो फोर्स क्या होगी? वो फोर्स होगी k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की साइड है a, तो इसका जो डायगोनल होगा पूरा वो होगा a√2, और a√2 का ये आधा है a√2 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज a√2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये f है, तो रिजल्टेंट फोर्स f डैश क्या है? √2 इंटू दिस, सो 2√2 इंटू ये क्या होगा? √2 से ये 2 कटेगा, नीचे √2 बचेगा, √2 का स्क्वायर होगा 2, वो ऊपर चला जाएगा, और यहां पे बचेगा k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। सो आंसर इज 4√2 k q बाय a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ठीक है, वो तो मैंने बोली थी। सो इस तरह के क्वेश्चन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर, जो मैंने वर्कशीट कल के वीडियो में बोली थी, जो आपको ऐप से डाउनलोड करनी है। बहुत बड़ी वर्कशीट है, उसमें कल वाले जो वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो इसमें किए हैं उन दोनों के मिला के क्वेश्चन हैं, हर तरह के क्वेश्चन है। तो ऐप से वो डाउनलोड कर लेना। नहीं मिलती है तो मुझे बता देना, और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बता देना, और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मुझे बता देना। आगे आने वाले वीडियोज में उनको इंक्लूड कर लूंगा। जो भी आपको समस्या है वो मुझे बता देना, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।